हेलो। सर म्यूट एवरीवन। चलो बेटा ना, तो कल की क्लास में जहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था उसके आगे से और बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने कल है ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर यहां तक तो देख लिया था। अब हमें आज पढ़ना जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन के फ्लोराइड्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। देखिए एनसीईआरटी में जेनॉन के 3 फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन दे रखा है, XeF2, XeF4 और XeF6, जिनका हमने हाइड्रोलिसिस भी करा रखा आगे। तो सबसे पहले XeF2 का जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से होगा, और XeF4 और XeF6 है ना, इन सब के बारे में यहाँ पर पहले मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, फिर कंडीशन देखते हैं इनकी वन बाय वन। चलिए देखिएगा 2 मिनट के लिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए जेनॉन के फ्लोराइड्स का बेटा जब हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं तो जेनॉन के फ्लोराइड्स किस किस से मिलकर बनेंगे, तो जेनॉन और फ्लोरीन के रिएक्शन से क्या मिलेंगे बेटा, जेनॉन के फ्लोराइड्स। लेकिन खास बात यह है कि इनके रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग है, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन की कंडीशंस डिफर कर रही होंगी। ठीक है, अब रिएक्शन की कंडीशन डिफर कर रही है मतलब यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर भी डिफरेंट होता है, लेकिन आप हर चीज अब इतनी रट नहीं सकते, तो आपको कम से कम इसके रेशो याद रखने हैं कि यहाँ पर 2:1 रेशो होता है, यहाँ पर 1:5 रेशो होता है, यहाँ 1:20 रेशो होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, 2:1 को कई बार ऐसे लिख देता है एक्सेस जेनॉन रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन, तो ये समझ जाएगा। जब 1:5 रेशो लिया, तो जब आप 1:5 रेशो लेते हो तब 5 में से कोई 2 फ्लोरीन जेनॉन के साथ रिएक्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, XeF4 का। और इसी तरह से जब आप 1:20 रेशो लेंगे तो इसमें से 20 में से कोई 3 फ्लोरीन अटैक करेंगे, क्योंकि जेनॉन क्या इनर्ट नेचर का होता है, तो इनर्ट गैस है, तो इसीलिए वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, तब जाके अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, XeF6 का फॉर्मेशन होगा। अगली रिएक्शन देखें तो XeF4 प्लस O2F2। आगे जाके जब ग्रुप 16 हम लोग पढ़ेंगे वहां पर आप ये देखेंगे कि O2F2 और OF2 ये दोनों गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, ये फ्लोरीन देने का काम करते हैं। तो O2F2 फ्लोरीन देने का काम करेगा, और किसको फ्लोरीन देगा बेटा, XeF4 को, और XeF4 को फ्लोरीन देके किसका फॉर्मेशन करेगा, XeF6, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, O2। तो ये जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड की 2 प्रिपरेशन एनसीईआरटी में है, दोनों आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए इसको। चलो बेटा ना, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो जेनॉन के फ्लोराइड्स अभी आपके सामने बन के आ रहे हैं, इनके बारे में एक और पॉइंट गिवन है एनसीईआरटी में कि जो जेनॉन के फ्लोराइड्स होते हैं, अगर इनके सामने कोई दूसरा फ्लोराइड आ जाए तो जेनॉन फ्लोराइड फ्लोराइड आयन डोनर की तरह भी काम कर सकते हैं और फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखेगा। जेनॉन फ्लोराइड्स
can act as xenon fluorides can act as fluoride ion donors or fluoride ion acceptors. Xenon fluorides can act as fluoride ion donors or fluoride ion acceptors when they react with other fluorides. When they react with other fluorides. तो जब दूसरे फ्लोराइड से रिएक्शन होता है इनका, तो ये या तो फ्लोराइड आयन डोनर की तरह काम करेंगे या फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह काम करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये फ्लोराइड आयन डोनर है, कब ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है? तो ध्यान से देखिएगा, जब जेनॉन फ्लोराइड की बात नहीं कर रहे, सामने वाले की बात कर रहे हैं। जब सामने आयनिक फ्लोराइड होगा तो ये लेने का काम करेगा, और जब सामने कोवेलेंट फ्लोराइड होगा तो ये देने का काम करेगा। तो अब आप देखिए कि अगर सामने आयनिक फ्लोराइड है, ये तीनों इक्वेशन एनसीईआरटी की है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा आपको एग्जाम में। सपोज ये फ्लोराइड आयन दे रहा है और ये फ्लोराइड आयन ले रहा है, तो बेटा यहां पर मेटल पे चार्ज रहेगा प्लस, और जब ये फ्लोराइड आयन लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, XgF7 माइनस। और सिमिलरली जब सामने कोवेलेंट होगा तो ये देगा। अब जब ये देगा तो ये कैटायन बनेंगे बेटा, क्योंकि इनसे F माइनस निकल गया, तो ये बन जाएगा XgF प्लस और ये बन जाएगा बेटा XgF3 प्लस, और सामने वाला एक फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर कर रहा है तो ये बन जाएगा PF6 पे -1, और ये क्या बन जाएगा बेटा, SbF6 पे -1। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको है ना फ्लोराइड आयन को देखना है कि कौन डोनेट करेगा कौन एक्सेप्ट करेगा। तो उसका कंडीशन या कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो बताया कि अगर सामने वाला आयनिक फ्लोराइड है और आयनिक में भी कौन आएंगे, आपको ग्रुप 1 के फ्लोराइड ही देगा, तो वो वैसे भी आप समझ जाएंगे कि आयनाइज होगा तो सामने वाले को क्या कर देगा, आयन दे देगा, और बाकी अगर कोवेलेंट है तो नॉर्मल आप उल्टा रिएक्शन करवा दे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए, अब ये जो रिएक्शंस है इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट क्लैथरेट कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। क्लैथरेट कंपाउंड्स पहली बात तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रेयर है, बट यहाँ के पेपर वेपर जब आप करोगे तो मिल जाएगा, इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट हम लोगों ने लिखा था इनर्ट गैस के बारे में कि नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव बीन डिस्कवर्ड येट, उसको भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। पहले मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, क्लैथरेट कंपाउंड की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। When appropriate sized inert gas, when appropriate sized inert gas atom gets trapped, when appropriate sized inert gas atom gets trapped inside the void of organic compounds, inside the voids of organic compound by dipole induced dipole attraction, by dipole induced dipole attraction, then such compounds are called clathrate compounds. Then such compounds are called clathrate compounds. Then such compounds are called clathrate compounds. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्लैथरेट कंपाउंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने क्या क्या पॉइंट है वो समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया, क्विनॉल लिया है ना, जेनॉन पे 2 OH है, क्विनॉल लिया। अब 2 क्विनॉल है तो इसको बोल दिया हमने डाइक्विनॉल, और आप देखें दोनों क्विनॉल के बीच में क्या एच बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? बेटा हो सकती है, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, फोन है सामने, एक्टिव हाइड्रोजन है, फोन है सामने, एच बॉन्डिंग कर लिया। जैसे ही एच बॉन्डिंग किया तो इन दोनों के बीच में कुछ एक स्पेस रह जाएगा, उस स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, वॉइड। अब ये वॉइड का जो साइज होता है, अगर उसी साइज का कोई इनर्ट गैस एटम जाके वहां पर फंस जाए
तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा? क्लैथरेट कंपाउंड। यहां पर एक बात ध्यान रखें कि ये जो इनर्ट गैस का एटम यहां पर ट्रैप हो रहा है, उससे ये क्वेश्चन बनेगा कि इनर्ट गैस जो है वो इस क्विनॉल से किस तरह से जुड़ा हुआ है, कौन सा फोर्स काम आ रहा है वहां पर। तो बेटा ये जो क्विनॉल है, याद करिएगा डाइपोल मोमेंट में बताया था, ये OH ऐसा और OH मतलब ये पोलर होता है, कैंसिल नहीं होता है ना। और ये पोलर है और ये अकेला एटम नॉन पोलर होता है। वीक फोर्स में बोला था अकेले एटम को क्या मानेंगे? नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर में कौन सा अट्रैक्शन होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो वही लिखाया है कि जेनॉन और वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पर ट्रैप्ड रहेगा। और हीलियम नियॉन आर्गन छोटे साइज के इनर्ट गैस है, तो वो इस वॉइड में आ नहीं आएंगे, वो जैसे आएंगे आर पार निकल जाएंगे। तो ये जो वॉइड होता है इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और इसीलिए ये भी बोला जाता है कि हीलियम नियॉन आर्गन डू नॉट फॉर्म एनी क्लैथरेट कंपाउंड। तो इस स्टेटमेंट को भी लिख लीजिएगा, हीलियम नियॉन आर्गन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स, helium neon argon do not form clathrate compound due to their small size, due to their small size। ठीक है, बाकी डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, एग्जांपल आप बना लें। पर फिर से बोल दे रहा हूं, एनसीईआरटी में इसका कुछ अलग से मेंशन नहीं है, तो आने की पॉसिबिलिटी रेयर है। पढ़ना हो पढ़ लेना अपने हिसाब से। चलो बेटा ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ा इनर्ट गैसेस के बारे में, सारा जो भी पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन था वो आपको बता दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ग्रुप 13 बोरोन फैमिली की तरफ, ध्यान सुनते जाइएगा। इंपॉर्टेंट ग्रुप है, पहले भी आपको बोला हुआ है कि ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं। तो इसके बारे में जो भी चीजें बताई जाएंगी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि भाई पी ब्लॉक का ये पहला ग्रुप है, ग्रुप 13, और इसीलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? NP1। दूसरी बात, इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हॉस लॉस हम लोगों ने पढ़े थे। तो ग्रुप स्टेट कितना होता है बेटा? +3 इनर्ट पेयर इफेक्ट में। और मेंबर्स आप जानते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, नहीं मतलब नाइहोनियम हम लोग पढ़ चुके पहले भी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। आप ध्यान सुनिएगा, एस ब्लॉक में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किससे डिसाइड होगा? साइज से, छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट, है ना, कल भी आपको बोला था। और डेंसिटी एस ब्लॉक में किससे सॉल्व करते हैं? साइज से या मास से? मास से। तो अब आप देखो, इसके बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेल्टिंग में एक्सेप्शन है, इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे। बाकी अब याद करिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था? जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। तो अब देखिए, बोरॉन का साइज छोटा है और थैलियम का साइज ज्यादा है। जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब है यहां से वहां जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। और यही ऑर्डर किसका होना चाहिए था?
मेल्टिंग पॉइंट का भी होना चाहिए था कि बोरॉन से थैलियम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में दो एलिमेंट ने आपस में पोजीशन चेंज करी, और वो कौन है बेटा? थैलियम और गैलियम। खैर इस पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी का ऑर्डर देखिए, डेंसिटी को किससे सॉल्व करते थे बेटा? मास से। देयर इज नो एक्सेप्शन इन डेंसिटी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में थैलियम और गैलियम की पोजीशन चेंज हो गई। गैलियम लास्ट में क्यों गया, उसका कारण आप याद करें तो एक पॉइंट आपको पीरियोडिक टेबल में लिखाया था, गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। एक्चुअल में मेल्ट जब कर रहे हो तो सॉलिड फॉर्म में मेल्ट कर रहे हो। सॉलिड फॉर्म में जब ये बनता है ना, तो लिक्विड से जब ये सॉलिड बनता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे खुल जाता है, और खुल जाता है तो अंदर हवा भरी रहती है, खोखला है अंदर से। और जब ये अंदर से खोखला है तो जब आप मेल्ट करने जाओगे तो ये बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अपने ग्रुप में सबसे कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में थैलियम और गैलियम का पोजीशन क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। नोट डाउन कर लें बेटा इसको। इसके बाद वाले पॉइंट पे चले तो उसको देखिएगा, एक पॉइंट यहां पर मेंशन है और वो गैलियम के इसी पॉइंट से रिलेटेड है। एनसीईआरटी में गिवन है कि गैलियम जो है इसको हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट यूज है, तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं गैलियम के बारे में, लिख लीजिएगा। गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स। गैलियम is used in high temperature thermometers. Gallium is used in high temperature thermometers. ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, देखिएगा, याद करिएगा जब हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था AlCl3 का, तो दो इक्वेशन लिखाई थी हाइड्रोलिसिस में, एक 3H2O और एक 6H2O। तो ये वाला और कुछ भी नहीं, वो जो 6H2O वाला जो पॉइंट है वही गिवन है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट जो दे रखा है वो स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं आपको, पर्टिकुलरली लिख लीजिएगा। इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, इन एसिडिफाइड aqueous solution, AlCl3, in acidified aqueous solution AlCl3 exist as है ना, ये जो सामने लिखा हुआ है AlH2O6+3 एंड 3Cl-, ये लिख लें। और इसमें आपको बता चुका हूं AlH2O6+3 जो होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये गिवन है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो पता होना चाहिए। चलिए, अब जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, जहां पर Al2Cl6 एनसीईआरटी में दे रखा है डाइमर का स्ट्रक्चर वगैरह, उसके जस्ट ऊपर एक पैराग्राफ में ये पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखो। BCl3, AlCl3, GaCl3, इन तीनों के अंदर हम किसको कंपेयर कर रहे हैं बेटा? लुईस एसिडिक कैरेक्टर को। लेफ्ट टू राइट आने पर आप देख रहे हैं मैंने क्या मेंशन करा है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप Lewis acidic character decreases due to increase in size। तो आप इस तरह से लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे या साइड में लिख लेना, due to increase in size। अब ये क्या हो रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जनरली क्या होता है कि ये जब स्टेटमेंट आएगा या आप पढ़ेंगे तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बच्चे ठीक इसका उल्टा करके आएंगे, आप भी इसका ठीक उल्टा करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया होता है बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग पढ़ के आपके दिमाग का जो जाला है वो बिल्कुल ही साफ हो जाता है ना, आपको पता ही नहीं होता कहाँ क्या करना है। इधर देखें ध्यान से, समझना बात जो बोली जा रही है। बैक बॉन्डिंग में एक एग्जांपल आपने पढ़ा होता है और वो एग्जांपल होता है बेटा BF3, BCl3, BBr3 और BI3। और इसको देख के आप यहां पर भी फील ले लेते हो कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, और वहां क्या बोला जा रहा है, एज द साइज इंक्रीजेस बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। ऐसा हो रहा है, बैक बॉन्डिंग मतलब लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्या कंडीशन है वो समझने की कोशिश करिएगा। हमेशा लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिटरमाइन करता है सेंट्रल एटम। कौन डिटरमाइन करता है? क्योंकि लेना सेंट्रल एटम को ही अल्टीमेटली, ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल में क्या था कि सेंट्रल एटम सेम थे, तो सेंट्रल एटम के खींचने का पावर बराबर था।
और यहां पर सेंट्रल एटम क्या हो रहे हैं बेटा, चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सेंट्रल एटम को। मजबूरी ये कि वहां सेंट्रल एटम सेम हो गया था, इसलिए हमको साइड एटम की मदद लेनी पड़ी थी, बैक बॉन्डिंग सब कुछ देखना पड़ा था। जब सेंट्रल एटम ही अलग है ना, तो फिर साइड एटम कुछ भी करे क्या नहीं करे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल एटम का साइज अगर छोटा है तो उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, जेड इफेक्टिव लगाइएगा। जितना साइज छोटा है, सामने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतनी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा, जितनी आसानी से अट्रैक्ट करेगा, लुईस एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड का लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, और जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, और इसीलिए लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू सेंट्रल एटम। लेकिन इस BF3, BCl3, BBr3, BI3 को देखकर आपको ऐसा कुछ फील आ जाएगा, तो वो फील नहीं लेना है, गलत बटन है, नहीं दबाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। चले बेटा ना, अब ये जो सारे पॉइंट अभी आपको बताए गए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। किसके फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान सुन ले, क्योंकि आप है ना, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, चीजें याद रखना आसान हो जाएगा। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो आप कितनी भी बार पढ़ो, आप भूल जाओगे कि कहां पर कौन सी रिएक्शन पड़ी थी, कहां पर कौन सी रिएक्शन नहीं पड़ी थी। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो रिलेट करिएगा इसको। हम लोगों ने एस ब्लॉक पढ़ा है, काफी डिटेल में पढ़ा, और आई होप एस ब्लॉक याद भी होगा आपको, तो उसी से रिलेट करते हुए चल रहे हैं, ध्यान सुनेगा। एस ब्लॉक जब हमने शुरू किया था, तो पहले हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को साथ साथ पढ़ते हुए चल रहे थे। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, वंडक्टिविटी, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। वही चीज हम यहाँ पढ़ रहे थे। अब वहां पर जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, हो सकता है वो इस ग्रुप में ना रही हो, किसी और ग्रुप में आ जाए, हो सकता है किसी ग्रुप में इससे भी कम आ जाए, बट पढ़ना पहले आपको क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली आपके जो प्रॉपर्टीज आती है वो आता है साइज, रेडियस, वेडियस, ये सब आता है, और वो सब आपने पढ़ा होता है, आई, ई, एन, वी, एन, वो सब हम पढ़ चुके हैं। फिर बात आई कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन विद एयर, ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। फिर हमने वहां रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखा था, रिएक्शन विद वाटर देखा था, रिएक्शन विद हेलोजन देखा था। इस तरह की बातें वहां करी थी। वही चीजें वापस से रिपीट होकर आपके सामने आएंगी। किसी ग्रुप में हो सकता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो केवल, हो सकता है किसी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ वाटर और हेलोजन भी आ जाए, किसी में हो सकता है केवल हाइड्रोजन आ जाए, किसी में हो सकता है केवल ऑक्सीजन आ जाए। जो भी एनसीईआरटी में जिस ग्रुप में मेंशन्ड है, हम वही पढ़ रहे होंगे केवल। तो वही पैटर्न जो आप वहां फॉलो कर रहे थे, वही पैटर्न यहां भी फॉलो होगा। याद करें, वहां पर हमने जब कॉमन रिएक्शंस की बात करी थी, तो कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो खुद का क्या बनाता है, ऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड, हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो हैलाइड, वाटर से रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा हाइड्राइड। तो जो वहां पर कर रहे थे वही यहां भी करना है, बस चेंज क्या आएगा, फॉर्मूले बदल जाएंगे। वहां पर स्टेट +1 और +2 हुआ करती थी, यहाँ स्टेट +3, +4, +5, +6, इस तरह से चेंज होती जाएगी, और स्टेट चेंज होने के साथ साथ फॉर्मूला चेंज होगा। बाकी चीजें वही रहने वाली है, बस स्टेट आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 13 में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एनसीईआरटी में केवल रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद नाइट्रोजन ही मेंशन्ड है, तो हम केवल वही दोनों की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्राइड बना देना, हेलोजन आ जाए तो हेलाइड बना देना, बाकी कुछ अलग से नहीं होने वाला। हेलाइड आप पढ़ चुके हो, Al2Cl6, हाइड्राइड आप पढ़ चुके हो, B2H6, तो वो हमने डायरेक्टली पढ़ लिया है ऑलरेडी, है ना। तो आपको मेन 2 रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखे, वो हम बात कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा बेटा, ऑक्साइड। सुनना,
जब हमने एस ब्लॉक में ऑक्साइड्स के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको एक बात बोला था कि लगभग पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, कुछ को छोड़कर। वो कुछ क्या क्या थे? नोबल मेटल्स, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम नोबल गैसेस। ये पढ़ चुके हो आप पहले, फिर से ऑक्साइड की बात हुई है, फिर से रिपीट कर दिया। ग्रुप 14 जब आएगा फिर से बोल देंगे, 15 आएगा फिर से बोल देंगे, 17 तक फिर से बोल देंगे। अब इतने में भी याद ना हो तो यकीन मानिए याद नहीं होगा। हाँ, पोगो ही देखना पड़ेगा बेटा फिर, है ना। हाँ, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, तो इनमें से कोई भी नोबल मेटल या इनर्ट गैस नहीं है, तो ये सब अपने क्या बनाएंगे बेटा? ऑक्साइड बनाएंगे। अब ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, खुद को ऑक्साइड बनाएगा। इस ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +3। और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है बेटा? -2। तो जब ये कंबाइन होंगे तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा? E2O3। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इस तरह के ऑक्साइड्स को सेस्क्यू ऑक्साइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सेस्क्यू ऑक्साइड, है ना। कभी ऐसा नाम आ जाए कि सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होते हैं, तो 2:3 रेशो में अगर कोई ऑक्साइड बन रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेस्क्यू ऑक्साइड। और वो चाहे इनका हो चाहे किसी का भी हो, जैसे Fe2O3 तो वो आयरन का सेस्क्यू ऑक्साइड है। C3O2 वो सब ऑक्साइड है। 2:3 एंड 3:2 अलग अलग है ना। तो ये 2:3 है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं। अब आगे बढ़िएगा, ध्यान से देखिए, ये सारे ऑक्साइड है। अगला स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं क्योंकि सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं और बार बार यही बात हर ग्रुप में आएगी। 13 से लेकर 17 तक क्लिक हो जाए तो ये 4-5 ग्रुप में क्लिक हो जानी चाहिए, उसके बाद फिर क्लिक होनी भी नहीं है, ये भी समझ लेना। मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं, कभी भी ऑक्साइड आ जाए, हाइड्राइड आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, दिमाग में पीरियोडिक टेबल आ जाना चाहिए। क्योंकि ऑक्साइड, हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड का एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये सारा का सारा हम लोग कहां पढ़ चुके हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल में। तो ये बार बार रिपीट होगी बात। अब आप देखो, ये ऑक्साइड्स है। कैसे ऑक्साइड्स है बेटा? डाउन द ग्रुप के ऑक्साइड्स है। और डाउन द ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स में बेसिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। ये ग्रुप 14 में आएगा, 15 में आएगा, 16 में आएगा, 17 में आएगा, हर जगह ये बात बार बार आपके सामने आएगी। इतने में भी याद ना हो तो फिर यकीन मानिए नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आगे सुने। अब एक क्वेश्चन तो ये आ गया बेसिक कैरेक्टर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इनके इंडिविजुअल नेचर पूछेगा कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन एम्फोटेरिक है। ये भी हम पढ़ चुके पीरियोडिक टेबल में, पर उस तक पहुंचना कैसे फिर बात करते हैं। क्या आपको बताया गया था कि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक और जनाबे आली वाली ये सब जो थे, ये सब क्या थे? एम्फोटेरिक। इसके अलावा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक, या फिर 4 नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल। वो आपको याद होने चाहिए। अब आप बताइए, बोरॉन है नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो आपसे अगर कभी पूछ ले कि B2O3 कैसा है, तो एसिडिक है। आगे सुनिएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, जनाबे आली सब गाएंगे, ये दोनों एम्फोटेरिक के बेटे। और उसके नीचे वाले दोनों मेटल के ऑक्साइड से तो कैसे हैं? बेसिक। सर ये तो समझ में आ गया, बोरॉन समझ में आ गया, एल्यूमिनियम, गैलियम भी चलो आ गया, वो नीचे वाले तो हमको पता ही नहीं कि मेटल भी है कि नॉन मेटल है कि मेटलोइड, हमको तो कुछ याद ही नहीं है। अरे ये भी बताया हुआ, बालिका, सीता, गीता याद आ रही है कुछ? इधर देखो, इमेजिन करना पीरियोडिक टेबल, ये ग्रुप 13 है, इधर ग्रुप 14 है। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। तो भैया इधर वाले नॉन मेटल थे और इसके इधर वाले क्या थे? मेटल थे। अब अगर ये भी ना हो तो फिर यकीन मानिए नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आगे सुने। रिएक्शन विद नाइट्रोजन पे आइए। ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन में मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि जैसे ऑक्सीजन से लगभग हर एलिमेंट रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन से हर कोई रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन से एस ब्लॉक में केवल हाई फाई वालों ने रिएक्ट करा था। हाई फाई वालों में बताइए ग्रुप 1 में कौन था? लिथियम। और ग्रुप 2 पूरा। अब आते हैं हम लोग, चले एस ब्लॉक के बारे में तो आपको पता था कि कौन हाई फाई। अब आते ग्रुप 13 पे। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा वो उस ग्रुप का हाई फाई होता है, क्योंकि उसका साइज सबसे, चार्ज तो सबका बराबर ही होगा, तो चार्ज बराबर है और साइज उसका सबसे छोटा है। तो अपने ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा, जैसे लिथियम, जैसे बोरॉन, जैसे कार्बन, ये सब क्या बनेंगे बेटा? हाई फाई। और
बोरॉन इस ग्रुप का पहला मेंबर है, तो ये हाई फाई बनेगा अपने ग्रुप का। एल्यूमिनियम, डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम, क्या याद आ रहा है ऐसा? क्या बेरिलियम हाई फाई है? यस, तो एल्यूमिनियम भी क्या है? हाई फाई। तो इस ग्रुप में दो हाई फाई है, बोरॉन और एल्यूमिनियम। फर्स्ट मेंबर हमेशा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एल्यूमिनियम बेरिलियम से कनेक्टेड है, और यही तो इनके डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन ही है बेटा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का रीजन क्या होता था? सिमिलर फाई। तो भाई अगर बेरिलियम हाई फाई तो ये भी हाई फाई, ठीक है। तो कोई रटने वाली बात नहीं है, समझ में आती है तो समझ में आ जाएगा कि इतना सा सिंपल सा पॉइंट है। आगे सुनिए, कोई भी हाई फाई वाला एलिमेंट जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अपना नाइट्राइड। अब नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। बताइए इन एलिमेंट का ग्रुप स्टेट कितना है बेटा? +3। और नाइट्राइड में नाइट्रोजन का स्टेट क्या होता है? -3। 3 से 3 कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? En। तो En को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना समझे, ये एलिमेंट का क्या है? नाइट्राइड है। अब आइए फॉर्मूले पे। बोरॉन जब नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? अपना नाइट्राइड। पढ़ चुके हो आप, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट पढ़ा हुआ है आपने, बोराजोन बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आगे आइए, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? खुद का नाइट्राइड। अब हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स पढ़ा हुआ है। एक रिएक्शन वहां से ले रहे हैं, ये जो AlN है, नाइट्राइड है, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं आता, भूल जाओ हाइड्रोलिसिस। आपको तो तोड़ना आता है और जोड़ना आता है। तोड़ो और जोड़ो। क्या वाटर को जब तोड़ोगे तो H+ और OH- में टूटेगा? यस। OH किस पे अटैक करेगा? एल्यूमिनियम +3 पे, और H+ किस पे अटैक करेगा? नाइट्रोजन -3 पे। क्या प्रोडक्ट बनाना समझ में आ रहा है बेटे? यहां क्या बनेगा बोलिए? AlOH थ्राइस। क्या ये जिलेटेनियस व्हाइट PPT होता है? ठीक है। क्या इसके जाले कौशिकदा साफ कर देंगे? यस। आगे बढ़ जाए, क्या इसमें साथ में क्या मिलेगा? अमोनिया, अम्मा गैस रिलीज हो जाती है। चले बेटा ना, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करिए। अब हम लोग सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यहां पर हम लोग देख रहे हैं, और वो कंपाउंड्स क्या है? तो बोरॉन में 3 कंपाउंड आपको पढ़ने। पहला पढ़ना बोरेक्स, दूसरा पढ़ना बोरिक एसिड, और तीसरा पढ़ना है डाइबोरेन। डाइबोरेन लगभग लगभग हमारा खत्म है, वो हमने पढ़ लिया था डाइमर पॉलीमर में ही, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में एक खास बात है, तीनों कंपाउंड्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इंटर कन्वर्टिबल। ये बात मैंने आपको कैल्शियम के लिए भी बोली थी, CaO, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम कार्बोनेट, वो भी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। बोरॉन के तीनों कंपाउंड भी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसे कुछ रटना नहीं, बस ये सुनने के लिए है, ताकि एग्जाम में कभी ऐसे कंपाउंड आ जाए, कंपाउंड ऑफ बोरॉन A रिएक्ट्स विद दिस एंड दिस टू गिव अनदर कंपाउंड ऑफ बोरॉन B, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब आपस में एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं। खैर, आइए यहां पर बोरेक्स के बारे में बात करें। बोरेक्स के लिए एनसीईआरटी ने प्रिपरेशन नहीं दिया है, तो एनसीईआरटी में प्रिपरेशन नहीं है। मॉड्यूल में आपको कॉलेमेनाइट की रिएक्शन दे रखी है, मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, पढ़ना होगा, पढ़ लेना खुद से, ठीक है। आते हैं यहां पर, 2 बातें एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखी, एक तो इसका स्ट्रक्चर और एक इसकी प्रॉपर्टीज, तो हम वही दोनों बातें करेंगे यहां पर।
सबसे पहली बात आ रही है बेटा स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करता है कि दो फॉर्मूले हैं बेटा बोरेक्स के, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला अब आपको याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि नाम देके फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला देके नाम पूछ लेगा। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O, और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है, Na2B4O5OH4.8H2O। और एनसीईआरटी लिखता है कि जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये नीचे वाला है, लिखा है एनसीईआरटी ने क्लियरली। कभी भी बोरेक्स का पूछे कि विच इज द मोर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोरेक्स, तो आपको याद होना चाहिए कि बोरेक्स का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है बेटा, नीचे वाला फॉर्मूला है। क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर मिलता है वो नीचे वाले के हिसाब से मिलता है। तो अभी हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे भी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा वो समझिए। हम लोग जब भी पढ़ते हैं या आप कहीं भी बुक वगैरह पढ़ेंगे, हम लोग यूज ऊपर वाला फॉर्मूला ही करते हैं पढ़ने के लिए, रिएक्शन लिखने के लिए, क्योंकि वो लिखना सिंपल होता है। लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है वो कौन है बेटा, ये। तो दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों में से वो कैसे आया उसके ऊपर भी बात करता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बोरेक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यही डिफरेंस है। एक्चुअल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स आर 8। अब आपको बाई चांस ऑप्शन में 8 दे रखा तो 8 टिक कर दीजिए, 8 नहीं दिया फिर आपको मजबूरी में क्या टिक करना पड़ेगा, 10। और सुनो क्यों 8 क्यों 10। एक्चुअल में बोरेक्स को जब हीट किया जाता है तो पहले ये 8 वाटर निकल जाते हैं, क्योंकि ये .H2O मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। फिर आप जब फर्दर हीट करते हो ना तो उसके अंदर भी कुछ पानी है, यहां से वाटर निकलता है। कितना वाटर निकलेगा, 2। तो वो जो वाटर निकल रहा है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है बेटा, वो तो कंपाउंड का डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये समझना, एक तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना अलग बात है और कंपाउंड का डिहाइड्रेशन होना अलग बात है। तो इसका जब ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो जाता है तो 8 + 2 कितने वाटर निकलते हैं, 10। तो वो हम ऐसा लिख देते हैं। और इसका जब फुल डिहाइड्रेशन होता है तो जो कंपाउंड बचता है वो क्या बचता है, Na2B4O7, और इसीलिए हम लोग उसको यूज करके चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर देखिएगा, पहले इस कंपाउंड को देखिए नीचे वाले को, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये आयंस में टूटेगा। Na2 है तो 2+, और इस डब्बे पे कितना है, 2-। 8H2O का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो क्रिस्टल वाटर है। अब ये जो B4O5 है इसमें जरा ध्यान से देखें तो यहां दिख रहा है B4O5OH4, यही आपको अरेंज करना है। हमने कुछ दिन पहले P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर बनाया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि यही बात बोरेक्स में भी काम आएगी। जैसे P4 था वैसे B4 बनाइए, पहले रिलेट कर लें सबको आपस में। आपको अगर ये बातें समझ में रिलेट करना है तो रिलेट कर लेंगे, तो एक ही चीज से आपके 3-4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए सिंपल हो जाता है। ऑक्सीजन वहां पर 6 थे, P4O6, तो उसको हमने क्या करा था, पहले तो ऐसे बनाया था, फिर ब्रिज बना दिया था इस तरह से। यहां पर 5 ऑक्सीजन है, पहले तो वही शुरू करिए, पहले तो बाहर बाहर जोड़ दीजिए ये, और यहां पर भी बाहर बाहर जोड़ दीजिए। अब एक ऑक्सीजन और बच रहा है तो उसको या तो आप ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो आपकी मर्जी है, चलेगा। मैंने ऊपर नीचे ज्वाइन कर दिया। ठीक, आगे सुने, कितने OH बच रहे हैं, 4। तो इसको चारों सेंट्रल एटम बोरॉन से ज्वाइन कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर बन के आता है किसका, B4O5OH4 का। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात क्या है, लेफ्ट और राइट वाले बोरॉन को देखिए, उसने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, और ऊपर और नीचे वाले बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, क्योंकि उनके पास वो जो यहां का -2 था वो दोनों बोरॉन के पास एक आ रहा है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बोरॉन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो जो एनायनिक पार्ट है वो किसका बन रहा होगा, इन दोनों बोरॉन का बन रहा होगा। क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड बोरॉन, तो कौन कौन से हैं, टॉप बॉटम वाले या लेफ्ट और राइट वाले, लेफ्ट और राइट वाले, है ना। और फिर पूछेगा नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड बोरॉन, तो वो भी हो जाएंगे 2। इनको ज्योमेट्री के हिसाब से भी पूछ सकता है कि कितने बोरॉन ट्राइगोनल प्लेनर है और कितने बोरॉन टेट्राहेड्रल है, बात वही है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा नंबर ऑफ BOB बॉन्ड या BOB लिंकेज, तो 5 है, डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ BO लिंकेज, तो दे आर 14। काउंट कर लीजिए आराम से, 14 मिल जाएगा। फिर मैं काउंट करवा भी देता हूं एक बार, लेकिन आप पहले खुद काउंट कर ले बेटे। आ जाएगा 14। देखिए इधर ध्यान से देख लेना एक बार, हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं टॉप से, और ऐसे इस तरह से मूव कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। चेक करिएगा, पहला आ गया 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो टोटल 14 यहां पर बीओ लिंकेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। चलिए बेटा, है ना, ये जो बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, मैंने बोला आपको कि इसका प्रिपरेशन तो नहीं दिया एनसीईआरटी में, बस स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज दे रखा है। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। दो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। पहला प्रॉपर्टी आपके सामने लिखा बेटा हाइड्रोलिसिस, और दूसरा प्रॉपर्टी बेटा हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कई बार दोनों पे क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला वाला प्रॉपर्टी समझिएगा हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोलिसिस में फिर से बोल रहा हूँ, रिएक्शन जहां रटने की जरूरत नहीं है वहां नहीं रटेंगे, जहां रटना होगा मैं खुद बोल दूंगा कि इसको रट लो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस हम पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, वाटर जहां आ जाए वाटर को तोड़ दीजिए और अटैक करवा दीजिए, बस इतना ही करना होता है। अब चाहे बोरेक्स आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, ध्यान सुनिएगा। बोरेक्स का फॉर्मूला अभी आपके सामने क्या लिखा गया बेटा, Na2B4O7। हम लोग अब ये वाला फॉर्मूला ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, जब वाटर अटैक करने आ रहा है H+ और OH-, तो अब आप बताइए इसमें से कैटाइनिक पार्ट कौन होगा? सोडियम। इतना तो समझ में आता देख के ही, है ना। यहां पर भी बोला था कि ये कैटायन होता है और ये डब्बा क्या होता है बेटा, एनायन होता है। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा बेटा, प्लस। तो 2 सोडियम है तो 2+ होगा, मतलब इस पूरे पार्ट में, बचे हुए पार्ट में B4O7 पे क्या आएगा बेटा, 2-। अब आप खुद बताइए H+ किस पे अटैक करेगा, इस पे, और OH- किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो बताइए NaOH, NaOH बनेगा। एक बात हो गई। आगे सुनिए, H इस पे अटैक करेगा। अब अगर H इस पे अटैक करता है तो बोरॉन का ऑक्साइड बनेगा, बोरॉन का हाइड्राइड बनेगा, या बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बनेगा? बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बोरॉन का हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सी एसिड। जिस स्टेट का बोरॉन होगा उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा। यहां पर आप स्टेट निकालिए, +3 निकल के आएगा। क्या बोरॉन का +3 का ऑक्सी एसिड आपको पता है? यस। तो आपको प्रोडक्ट भी पता चल गए कि क्या बनने वाला है। पहला प्रोडक्ट बनेगा बेटा NaOH, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा H3BO3। तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। समझ में आ जाए तो फिर समझ में आ जाए, वरना तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, ये रिएक्शन है। अब इसमें एनसीईआरटी क्या लिखता है वो समझिए। एनसीईआरटी बोलता है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। किसी को पता है वीक एसिड है तो ठीक है, नहीं पता तो थोड़ी देर के बाद जब ग्रुप सेकंड कंपाउंड इसका पढ़ेंगे तो यही पढ़ना है, वहां लिखवाया जाएगा आपको कि इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, हाइड्रोलिसिस में लिख लीजिएगा। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। The aqueous solution of borax is alkaline in nature. चलिए, अब इस रिएक्शन के बाद सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या दे रखा बेटा, हीटिंग इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ हीट। पहले इसके बारे में जो जो पॉइंट एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं वो लिखवा दे रहा हूं, फिर रिएक्शन पे बात करते हैं। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। बोरेक्स when first heated, borax when first heated, it swells up. Borax when first heated, it swells up, losing water. It swells up, losing water, which on further heating liquefies
which on further heating liquefies and on cooling it solidifies into glassy transparent mass. On cooling solidifies into glassy transparent mass known as borax bead. Glassy transparent mass known as borax bead. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, फिर से बोल दे रहा हूं। अब आप देखिए इफेक्ट ऑफ हीट की बात करें तो यहां पर अभी आपको जो स्टेटमेंट लिखाया गया इसका मीनिंग समझते हैं और फिर इसके आगे हमें बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ना है जो कि इसका एप्लीकेशन है। सुनिएगा ध्यान से। बोरेक्स जो है इसको जब आपने पहली बार हीट करना चालू किया तो पहले तो 8 H2O निकले होंगे जो बाहर वाले थे, और फिर अंदर से 2 H2O और निकले तो पूरे 10 H2O बाहर निकल गए। तो जब ये वाटर निकलता है तो ये लैटिस में से निकलने के लिए अपना रास्ता बनाता है मतलब जो बोरेक्स है वो फूल जाएगा, सूज जाएगा, इस तरह से स्वेल हो जाएगा। और जब वो वाटर निकला तो अल्टीमेट क्या बचा बेटा, Na2B4O7, जिसको आपने फर्दर अगर हीट किया तो ये डिकम्पोज होता है। अब डिकम्पोज होके क्या प्रोडक्ट देता है ये आपको रटे होने चाहिए, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ये एक ही रिएक्शन है तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये टूटकर ये दे रहा है, अगर आपको बोरेक्स बीट पता है तो फिर वही मिल रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अलग से कुछ याद नहीं करना है। अब ये जो Na2B4O7 है, जब इसको फर्दर हीट किया तो ये डिकम्पोज होके ऐसा आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। और लिक्विड फॉर्म जो आया है उसको जब ठंडा किया जाता है तो इसको एक सांचे में डाल दिया जाता है ताकि इसको शेप दिया जा सके। और जब ये कूल हो जाता है तो इसका जो अपीयरेंस आता है वो ग्लास जैसा आता है, तो इसको बोलते हैं ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास। ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास, और इसको नाम दिया जाता है बोरेक्स बीड। ठीक है, तो ये ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट आप समझते हैं, आर पर दिखने वाला ग्लास टाइप का सब्सटेंस आता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास आपको मिल रहा है ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, जिनमें से अगर मैं फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करूं तो फर्स्ट वाला कंपाउंड ऐसा है बेटा, NaBO2 जो है उसमें Na पे प्लस है और BO2 पे -1 है। Na को आप जानते हो क्या नाम बोला जाता है बेटा, सोडियम, और BO2 माइनस को बोलते हैं मेटाबोरेट आयन। क्या बोलते हैं? अब ये मेटाबोरेट आयन का नाम कहां से आया वो थोड़ी देर के बाद आप जब बोरिक एसिड पढ़ेंगे तब आएगा, तो अभी आप समझ लीजिए कि इसको ऐसा बोला जाता है। तो ये देखें, इस कंपाउंड को अगर इंडिविजुअली नाम दिया जाए तो इसका नाम होगा सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर B2O3 को देखा जाए तो ये तो बोरॉन का ऑक्साइड है या फिर बोरॉन का सेस्क्यू ऑक्साइड है या फिर इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये जो एनहाइड्राइड वाला नाम है ये भी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा जब सेकंड कंपाउंड अपन पढ़ेंगे। तो ये मेटाबोरेट और एनहाइड्राइड दोनों एक साथ आएंगे थोड़ी देर के बाद जब H3BO3 पढ़ेंगे आप। तो तब तक के लिए इसको सुन ले कि बस ऐसा कुछ होता है। ये रिएक्शन के बाद इसी को यूज करना है हमें एक टेस्ट में, और वो टेस्ट होता है बेटा बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट। हो गया बेटा? पिंकी पिंकी इधर उधर क्या देख रहे? जैकेट देख अपना, मरून। क्या हो गया बेटे? क्या वार्तालाप कर रहा था? कुछ तो खास बात होगी, इसी को ले जाएगा क्या? कुछ दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से पूछ ले, ठीक है? सब सही है ना? चले, हाँ है ना, चले। बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कंडीशन, सुनना मेरी बात ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो उसको समझना जरूरी है। इसके बारे में वैसे तो एक ही इक्वेशन है एनसीईआरटी में, बट वो इक्वेशन किस तरह से वर्क कर रही है उसको थोड़ा सा समझना हमें जरूरी है, ठीक है। बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है?
पहला क्वेश्चन आपसे बोरेक्स बीट टेस्ट पे ये पूछेगा कि ये टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। तो पहली बात ये होती है कि इट इज यूज्ड फॉर ट्रांजिशन मेटल कैटायंस। किसके लिए यूज होता है? ट्रांजिशन मेटल कैटायन। पहले मैं थोड़ा सा आपको है ना लैब के बारे में थोड़ी सी आइडिया दे दे रहा हूँ किस तरह से चलता, ताकि जब आगे भी टेस्ट वगैरह पढ़ना हो तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए। जब आप लैब में जाते हैं, 12th वगैरह में गए लैब में, 11th गए तो नहीं हो गए ना, गए जो गए तो ठीक है, जो नहीं गए वो भी सुन ले, ठीक है, समझ में आ जाए, थोड़ा सा फील आ जाएगा क्या है। लैब में जब जाते हैं बेटा तो आपको एक सॉल्ट दिया जाता है। जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम किए होंगे तो सॉल्ट एनालिसिस नाम का एक टॉपिक होता है जिसमें सिंगल सॉल्ट या डबल सॉल्ट आपको देते हैं। एक पुड़िया दी जाती है प्रैक्टिकल एग्जाम में, उस पुड़िया में एक सफेद कलर का पाउडर होता है। उस सफेद कलर के पाउडर को चाट के बताना होता है कौन सा पाउडर है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो जो पाउडर है उसको आपको टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं और पहचानना होता है कि उस पाउडर के अंदर, सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो जो भी कैटायन है, कैटायन के लिए एक सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिकल्स होता है, उसको आप अप्लाई करते हैं 1 बाय 1। पहले ग्रुप रिएजेंट मिला मिला के देखते हैं कौन से ग्रुप का है, फिर ग्रुप रिएजेंट में इंडिविजुअल, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह लगाते हैं। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे ही जब एनायन की बात आती है तो एनायन के लिए भी आप 1 बाय 1 टेस्ट लगाते हैं और 1 बाय 1 टेस्ट लगा के चेक करते हैं कौन सा एनायन है या कौन सा एनायन नहीं। एक सीक्वेंस बना हुआ है, उसी सीक्वेंस में आपको काम करना होता है। तो हुआ क्या कि वो जो लेबोरेटरी में पुड़िया दी जाती है, पुड़िया में जरा सा पाउडर होता है, उस जरा से पाउडर में आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने होते हैं। तो उस पाउडर का पहले आप क्या बनाते हो? एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो। क्यों? पाउडर जरा सा, टेस्ट जमाने भर के लगाने, तो जरा सा पाउडर पानी में मिला देते हैं, तो पानी में पूरा उस सॉल्ट का है ना जो पार्ट है वो आ जाता है। तो इससे हम टेस्ट क्या कर सकते हैं बेटा? परफॉर्म कर सकते हैं। आगे सुनिएगा, ये जो सॉल्यूशन अभी आपने बनाया इसको फिर से एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि पाउडर जरा सा था, तो इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन आपने इसमें लिया। अब इस पे पहला टेस्ट लगाया, अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वरना इसको फेंका, फिर से थोड़ा सा इसमें लिया। तो ऐसे आप कर करके टेस्ट लगाते जा रहे हैं। तो जब आप टेस्ट लगाते जा रहे हैं, मान लो ये टेस्ट फेल हो गया, 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 ऐसे करते करते सपोज बारी आई, कौन से टेस्ट की बारी आई? बोरेक्स बीट टेस्ट की। इससे पहले और इसके बाद में कई सारे और टेस्ट हो सकते हैं, बट आप लगाते गए, सारे फेल हो गए, बारी आई किसकी? बोरेक्स बीट टेस्ट। किसने बोला मेरा नंबर आ गया? ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है? बोरेक्स बीट टेस्ट जब किया जाता है तो सबसे पहली बात, बोरेक्स बीट टेस्ट लगेगा किसके लिए? तो यहां पर कैटायनों का टेस्ट अलग होता है, एनायनों का टेस्ट अलग होता है। कैटायनों के टेस्ट को बेसिक रेडिकल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक रेडिकल टेस्ट। और एनायनों के टेस्ट को एसिड रेडिकल टेस्ट बोला जाता है। तो हम बेसिक रेडिकल के टेस्ट की बात कर रहे हैं। 1 बाय 1 आपने टेस्ट लगाए, बहुत सारे टेस्ट फेल हो गए, बारी आई बोरेक्स बीट टेस्ट की। अब बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है उस पर आते हैं। जो आपने वो एक्वस सॉल्यूशन ले रखा था जरा सा, उसको मैंने बोला था एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास जो होता है, इसको एक ढांचे में शेप दिया जाता है। तो इसको शेप देते हैं इस टाइप का। ये एक माचिस की जो डब्बी होती है, उसमें अंदर जहां पर तिलिया रखी होती है, मैस्टिक रखी होती है, उसकी तरह से हॉलो होता है। ऊपर का कवर हटा दिया तो अंदर जहां पर मैस्टिक रखी है, वैसा आप अज्यूम कर लें यहां पर मैस्टिक रखी हुई और इस तरह का ये हॉलो पार्ट है। तो ऐसा इसको शेप दे देते हैं। और ये कैसा है? ग्लासी है और ट्रांसपेरेंट है। अब ये बना किससे है? तो ये NaBO2 और B2O3 का कॉम्बो है बेटे। NaBO2 और B2O3 का कॉम्बो है ये पूरा, जितना पार्ट आपको दिख रहा है। अब क्या हुआ? ये जो सॉल्यूशन आपके पास था, इस पे सारे जमाने भर के टेस्ट लगाने के बाद जब बोरेक्स बीट टेस्ट की बारी आई तो आपने सॉल्यूशन को इस हॉलो पार्ट में डाला। जैसे इस सॉल्यूशन को इस हॉलो पार्ट में डाला तो दो बातें होंगी, या तो जो ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास था वो वैसे का वैसा ही रहेगा या उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर जैसा था वैसे का वैसा रहा, इसका मतलब है आपका टेस्ट अनसक्सेसफुल है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां जो रेडिकल था, कैटायन था, वो ट्रांजिशन मेटल का नहीं होगा। लेकिन बाय चांस जो पाउडर आपको दिया गया था उसमें अगर ट्रांजिशन मेटल का कैटायन था, तो जब आप इसमें पोर करेंगे तो यहां पर कुछ कलर आ जाएगा। जो ग्लासी मास था, ट्रांसपेरेंट मास था, उसमें कलर आएगा। और अलग अलग ट्रांजिशन मेटल कैटायन के लिए अलग अलग कलर आते हैं। आपको एक ही कलर याद रखना, ब्लू कोबाल्ट का, क्योंकि एनसीईआरटी ने वही दे रखा है, इसलिए आगे फालतू की बात करनी भी नहीं अपने को। अब आप सुने, जैसे इसको इसमें डाला तो अब अगला क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए वो पाउडर जो था, जो आपने डाला, एक्वस सॉल्यूशन डाला, वो कोबाल्ट ऑक्साइड है, क्योंकि एनसीईआरटी में इक्वेशन दे रखे, आपको पता नहीं, आप तो इसको अननोन मान के चले, आपके पास तो सफेद पाउडर है, बस खत्म बात। उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन को आपने किस में डाल दिया? बोरेक्स बीट में डाल दिया। बोरेक्स बीट का मतलब क्या है? NaBO2
और B2O3 के कॉम्बो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोरेक्स बीड बोल रहे हैं। तो इस अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन को जैसे ही इसमें मिलाया कलर आएगा, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन मेटल का केटायन इस पाउडर में है, हमें नहीं पता बट कलर आएगा। अब बात ये आती है कि ये रिएक्ट किससे करेगा, NaBO2 से करेगा, B2O3 से करेगा या कॉम्बो से करेगा। तो ये रिएक्ट करता है B2O3 के साथ। किससे रिएक्ट करता है, B2O3, क्योंकि ये एसिडिक है और ये बेसिक है। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, कुछ भी रटना नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कौन किससे रिएक्ट करेगा, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मेटल सॉल्ट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। तो पता होना चाहिए किससे रिएक्ट करेगा, बोरिक एनहाइड्राइड से। और जब ये रिएक्ट करेगा तो बताओ, एक बेस है एक एसिड, एसिड बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट में कैटायन भी होगा और एनायन भी। अच्छा बताओ, कैटायन कोबाल्ट बनाएगा कि बोरॉन बनाएगा, कोबाल्ट। भैया मेटल है वो, तो मेटल तो कैटायन ही बनाएगा। तो कोबाल्ट का कैटायन बनेगा और बोरॉन और ऑक्सीजन मिलकर एनायन बनाएंगे। बोरॉन और ऑक्सीजन का एनायन ये लिखा है आपके सामने, मेटाबोरेट। कोबाल्ट +2 है यहां पर और BO2 -1 है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, COBO2 होल ट्वाइस। और ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है कोबाल्ट मेटाबोरेट, और इसकी वजह से ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर आता है। अब सुनना मेरी बात, पहला क्वेश्चन बन गया कि ये टेस्ट किसके लिए लगेगा, तो ट्रांजिशन मेटल केटायन के लिए लगेगा। ट्रांजिशन मेटल केटायन कौन होते हैं, कौन होते हैं, डी ब्लॉक, एक्सेप्ट जिंदगी कबाड़ा हो गई, वो नहीं दिखाएंगे, बाकी सब दिखाएंगे। दूसरी बात, यहां पर जो मेटल, अगर मान लो ट्रांजिशन मेटल केटायन है, तो वो किससे रिएक्ट करेगा, मेटाबोरेट से रिएक्ट करेगा या एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, एनहाइड। और रिएक्ट करके बनाएगा क्या, एनहाइड्राइड बनाएगा या मेटाबोरेट बनाएगा, मेटाबोरेट। यही कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि यहां पर मेटाबोरेट एनहाइड्राइड है और यहां पर भी मेटाबोरेट और एनहाइड्राइड। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, स्टेटमेंट बोलेगा कि मेटल सॉल्ट रिएक्ट्स विद मेटाबोरेट टू फॉर्म मेटाबोरेट, metal salt reacts with metaborate to form anhydride, metal salt reacts with anhydride to form anhydride, और metal salt reacts with anhydride to form metaborate। आपको समझ में आना चाहिए क्या बात कर रहे हैं, यही घुमाएगा इसी के बीच में आपको, ठीक है। और जब मेटल सॉल्ट एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटाबोरेट। और कलर किसकी वजह से आएगा, एनहाइड्राइड की वजह से या मेटाबोरेट की वजह से, मेटाबोरेट की वजह से, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं पहले, रिएक्शन तो आपके सामने लिखी, आप नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट लिखिएगा, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल केटायंस, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल केटायंस, फिर आगे लिखना स्टार्ट करें, व्हेन aqueous solution of transition metal salt, when aqueous solution of transition metal salt is put in borax bead, is put in borax bead, then the glassy transparent mass, then the glassy transparent mass shows some color, shows some color due to formation of metal metaborate, due to formation of metal metaborate। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने लिखी, नोट डाउन कर लीजिएगा।
चले बेटा ना, अब ये जो कंपाउंड अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला कंपाउंड बोरेक्स, उसके बाद दूसरे कंपाउंड की तरफ आ रहे हैं, और दूसरा कंपाउंड कौन है बेटा? ऑर्थोबोरिक एसिड या H3BO3 या BOH थ्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर तीनों बातें दे रखी है, तो तीनों बातों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, ध्यान सुनेगा बेटा। H3BO3 का एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं, या जो हम लोग पढ़ते हुए आते हैं कि वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं BOH थ्राइस, और आप जानते हैं इसमें ऑक्सीजन जो है वो बेंड शेप बना रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन के कारण, तो वो बेंड शेप को अपन ने ओपन कर दिया, तो इस तरह से एक ओपन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, क्या ये फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है, मतलब ये एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही आएगा कि यहाँ एच बॉन्डिंग हो सकती है, और दूसरा पॉइंट आएगा कि यहाँ बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है। जैसा कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक बेंजीन जब पढ़ा था, तब भी हमने कुछ इस तरह की बातें करी थी। अब सुने, ये जो हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो अगला जो BOH थ्राइस आएगा, उनके साथ ही एच बॉन्डिंग करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, तो एक हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर इमेजिन करें, तो हेक्सागन हेक्सागन टाइप का आपको दिखेगा, तो हेक्सागनल स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा ग्रेफाइट में हेक्सागनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वैसे इसका भी क्या बनता है बेटा? हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसका रीजन होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, डायग्राम के लिए आप साइड में जगह छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा। बोरिक एसिड एग्जिस्ट एज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। Boric acid exists as hexagonal layered structure due to presence of H bonding. Due to presence of H bonding. Due to presence of H bonding. चलिए इसके बाद की बात करें अगर हम लोग, तो देखें सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या है, तो वो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम आप बना ले, बैक बॉन्डिंग पे टिक करें। अब देखो बैक बॉन्डिंग को थोड़ा सा यहां पर देख ले, तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाले तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp2, और sp2 है, मतलब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो बोरॉन के पास एक खाली डब्बा। और ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है बेटा? यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये बैक बॉन्डिंग का टाइप आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब एक खास बात बोल रहा हूं यहाँ पर, वो सुनिएगा, वो समझिएगा। कहीं पर भी अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो वो बैक बॉन्डिंग जरूरत पड़ने पर टूट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहीं पर भी, जितने भी बैक बॉन्डिंग के आपने एग्जांपल पढ़े थे, कहीं भी अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो जरूरत पड़ने पर बैक बॉन्डिंग टूट जाएगी। जरूरत पड़ने का सेंस क्या है कि सेंट्रल एटम के पास अगर डब्बा खाली करना हो, जैसे अभी यहाँ पर डब्बा भर गया और इसको अब किसी और से लोन पे लेना है, तो इसके पास तो डब्बा ही नहीं है, तो उस केस में ये बैक बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। और अगला जो आके देगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जैसे समझना, हमने बैक बॉन्डिंग में जो एग्जांपल लिया था वो कौन लिया था बेटा? BF3। तो उससे समझ लेते हैं पहले, ताकि यहाँ पर जो आपको पॉइंट समझना वो काम में आ जाए। तो अब देखिए, इसके फ्लोरीन ने इसको लोन पेयर दिया था, लोन पेयर दिया था, तो हमने बोल दिया था इसकी बैक बॉन्डिंग हो गई, और बैक बॉन्डिंग हो गई तो BF3 BCl3 BBr3 BI3 में हमने लुईस एसिडिक कैरेक्टर बनाया था। अब आप बताइए, मैंने बोला था लुईस एसिडिक कैरेक्टर विद इन द मॉलिक्यूल देखते हैं या दो स्पीशीज के बीच में? दो स्पीशीज के बीच में। तो अगर इनको सबको लुईस एसिड की तरह काम करना है, तो सामने कोई लुईस बेस आपको अज्यूम करना पड़ेगा। और हमने मान लिया था कि मान लो अमोनिया आया और इसको बोल रहा है ले 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 लोन पे ले ले, कुछ याद आ रहा होगा। इसके पास भी क्या बोले? ले 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 लोन पे ले ले। इसके पास बैक बॉन्डिंग नहीं थी, डब्बा खाली था, इसने तुरंत ले लिया। इसके पास गया तो इसके पास डब्बा खाली नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोन पेयर नहीं लेगा, वो लेगा, जरूर लेगा, लेकिन उसके लिए उसको ये बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ेगा, और इसी तोड़ने में उसको टाइम लग गया। और टाइम लग गया इसलिए हमने बोल दिया कि इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम है, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद ले रहा होगा और ये तुरंत ले रहा होगा। ये बात समझिएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैक बॉन्ड बन गया तो टूटेगा नहीं। क्यों टूट जाएगा? देखिए, ये वाला बॉन्ड कौन सा था बेटा? पाए। और जब ये आके लोन पेयर देगा तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसीलिए जहां भी बैक बॉन्ड बना है, जरूरत पड़ने पर टूट जाएगा। ये बात क्लियर रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अब सुने, यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं, लिखते जाएगा। जैसे आपने ये कई बार सुना है, जैसे हम लोगों ने जब ऑक्सी एसिड्स पढ़ा था तो मैंने 4 एक्सेप्शन लिखाए थे। उसमें एक एक्सेप्शन ये भी था कि इसका देखने में ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन 3 है,
तो जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी के हिसाब से इसकी बेसिसिटी 3 दिखती है, लेकिन इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो वो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, it is not a triprotic arrhenius acid. It is not a triprotic arrhenius acid. It is not a triprotic arrhenius acid. और नेक्स्ट पॉइंट लिखे, बोरिक एसिड when dissolved in water, boric acid when dissolved in water accepts one hydroxyl ion to form BOH4 1 negative. To form, ये लिख लेना ना, to form BOH4 1 negative. देखिए हम ध्यान से ना, ये जो पॉइंट आपको बताएगा इसको वन बाय वन डिस्कस करें, ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट आपको लिखाया गया कि जो ये बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है बेटा, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है। और दूसरा क्या लिखाया गया कि आर्हीनियस एसिड नहीं होता। तो पहले सेकंड पॉइंट को हम समझ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट आपस में इंटररिलेटेड। देखिएगा यहां पर, देखिए ये जो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके पास कितने H है बेटा, 3। और जितने OH होते हैं मैं बोलता हूं उतने ही H प्लस क्या हो सकते हैं बेटा, लूज हो सकते हैं। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये 3 H प्लस लूज कर सकता है, लेकिन बोरिक एसिड कभी भी H प्लस लूज करता हुआ मिला ही नहीं। तो जब ये लूज करता हुआ नहीं मिला, अगर कोई H प्लस लूज करता तो उसको क्या बोलते हैं, आर्हीनियस एसिड। इसने H प्लस लूज ही नहीं किया, मतलब ये आर्हीनियस एसिड नहीं है। और अगर इसकी नॉर्मल बेसिसिटी के हिसाब से चलते तो 3 H प्लस लूज करता तो ट्राइप्रोटिक एसिड बनता, पर ये तो H प्लस लूज ही नहीं कर रहा, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया खत्म। अब आइए जो मोनोबेसिक वाली बात है उसको समझते हैं। इक्वेशन एनसीईआरटी ने जो थर्ड पॉइंट लिखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। BOH थ्राइस, जब आप बोरिक एसिड को पानी मिलाएंगे तो इसके बाद जो बैक बॉन्ड था वो टूट गया, और टूट गया तो यहां से जो OH है वो अटैक करेगा बोरॉन पे, और बोरॉन पे अटैक होगा तो बना लेगा BOH4 का 1 नेगेटिव, क्योंकि एक OH माइनस ने अटैक किया, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, H प्लस। तो अब आप देखो, ये जो बोरिक एसिड है, क्या इसने वाटर से OH के फॉर्म में हाइड्रोक्साइल आयन या एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया या नहीं किया, किया। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको कौन सा एसिड बोलते हैं, आर्हीनियस एसिड या लुईस एसिड, लुईस एसिड। तो ये एक लुईस एसिड है। और ये कितने लोन पेयर ले सकता है, एक ही ले सकता है, क्योंकि डब्बा एक ही खाली है, और इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या मानी जाती है, 1। तो इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। और अगली खास बात, ये जो H प्लस है ये किसका है बेटा, वाटर का है, फ्रॉम वाटर, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एम्स में पूछा जा सका है, तो इसीलिए पता होना चाहिए कि H प्लस कौन रिलीज कर रहा है, तो वाटर रिलीज कर रहा है, बोरिक एसिड नहीं रिलीज कर रहा है। चले बेटा, है ना। ये सारी बातें हो जाने के बाद अब इसके प्रिपरेशन की तरफ आ रहे हैं। सिंपल सा प्रिपरेशन है। मैंने बोला था कि ये जो बोरेक्स के कंपाउंड है ये आपस में क्या है बेटा, इंटर कन्वर्टेबल है। तो उस पॉइंट को यूज कर रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे हमने एस ब्लॉक में जब सोडियम के कंपाउंड्स पढ़े थे तो मैंने बोला था सबसे पहले हम रॉक्सा बनाएंगे। क्यों बनाया था, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके हमने बाकियों का प्रिपरेशन किया था। कुछ दिमाग में बत्ती जल रही है? तो यहाँ हमने पहले कौन पढ़ा, बोरेक्स। क्यों पढ़ा, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन जब भी दिक्कत आए, सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले किसको बनाया और किससे किसका प्रिपरेशन होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, एक ही प्रिपरेशन है। स्टेटमेंट लिखिएगा, व्हेन बोरेक्स रिएक्ट्स विथ mineral acids, when borax reacts with mineral acids like HCl, like HCl oblique H2SO4, then boric acid is formed. Then boric acid is formed.
देन बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी वहां लिखता है कि ये तो एक तरीका हो गया, इसके अलावा आप है ना बोरॉन के हाइड्राइड्स या बोरॉन के ऑक्साइड्स को पानी में मिला दे तो भी, तो वो हाइड्रोलिसिस में आप जो पढ़ चुके हैं वही चीजें हैं, बट ठीक है ये अलग रिएक्शन है थोड़ी सी। तो अब देखो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये रिएक्शन आपको लिखी हुई आ गई, आपको तो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो समझिएगा। पानी को तो साइड में भूल जाइए क्योंकि वो तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए दे रखा और कुछ भी नहीं है। क्या आपको ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? आपकी सारी रिएक्शन सिलेबस की लगभग लगभग यही चलेगी, पर जहां रेडॉक्स आएगा वही अलग होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। आप इनमें से केटायन और एनायन पहचान चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया था। इस पे क्या है प्लस और इस पे क्या है माइनस, तो बेटा प्लस पे कौन अटैक करेगा माइनस, तो क्या आपको NaCl प्रोडक्ट बनता हुआ समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर? यस। और जो H प्लस है वो इस पे अटैक करेगा तो बोरॉन का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। कौन से स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनेगा? +3 का। और वो कौन होता है जिसका प्रिपरेशन आपको करना है? तो यहां पर साथ में मिल जाएगा H3BO3। ये प्रिपरेशन है बेटा इसकी। चलिए इस रिएक्शन के बाद अब इसके प्रॉपर्टीज की तरफ आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? इफेक्ट ऑफ हीट। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ा था तो वहां पर दो नाम आए थे, एक तो मेटाबोरेट और एक बोरिक एनहाइड्राइड, और मैंने बोला था थोड़ी देर के बाद उस पर बात करेंगे, वही बात अब होने वाली, ध्यान से देखिएगा। क्या ये ऑर्थोबोरिक एसिड है या नहीं बेटा? है। अच्छा, इसको बोला गया है बोरिक एसिड तो बोलते हैं, साथ ही साथ क्या बोला गया? ऑर्थोबोरिक एसिड। थोड़ी दिन पहले हमने ऑक्सी एसिड्स में बात करी थी कि ऑर्थो उसी के साथ लिखा जाता है जिसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो बेटा पेरेंट एसिड से मेटा कैसे बनाता है? एक मोल में से एक पानी निकाल दो। अगर आप यहां से एक मोल में से हीट वीट करके या कैसे भी एक पानी निकाल देते हैं तो आपको मिलेगा HbO2 और इसको बोला जाएगा मेटाबोरिक एसिड। बोरिक एसिड का मेटा फॉर्म है तो क्या बोलेंगे बेटा? मेटाबोरिक एसिड। अब इसको तोड़िए, क्या ये H प्लस और BO2 माइनस में टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो जो इक एसिड होता है उसका आयन 8 होता है, इक एसिड का आयन 8 होता है। तो मेटाबोरिक एसिड का आयन क्या बनेगा? मेटाबोरेट। तो यहां पर जो आपको BO2-1 आयन मिलने वाला है, इस आयन को क्योंकि मेटाबोरिक से मिला है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? मेटाबोरेट आयन। और यही हमने अभी कॉपर मेटाबोरेट, कोबाल्ट मेटाबोरेट वगैरह जो भी बनाए थे उन सब में इसी का यूज किया गया। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको आप फर्दर हीट कर दो क्योंकि अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, वो भी निकाला जा सकता है। याद करिए कुछ दिन पहले एनहाइड्राइड्स की बात करी थी मैंने, एसिडिक एनहाइड्राइड, बेसिक एनहाइड्राइड। मैंने बोला था किसी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोक्साइड से पानी निकालोगे तो ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड को ही एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। अब आप सोचिए यहां से पानी निकालना है मुझे, मैं यहां पर नहीं जाके यहां पर जा रहा हूं, शुरू से बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसका 2 मोल लूं क्योंकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी इवन लानी है तो है ना, यहां से अगर आपने 2 मोल से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हो गए 6। तो यहां जाते वक्त टोटल कितने वाटर निकाल दोगे? 3 और 3 वाटर जब निकलेगा तो आपको मिलेगा B2O3। या फिर आप इसको ऐसे देख लो कि यहां 2 है तो यहां 2 मोल कर दो और यहां 2 मोल है तो अब आप इसमें से एक वाटर निकाल दोगे और एक वाटर निकाल दोगे, मैक्सिमम एक ही निकल पाएगा। तो जब एक वाटर आप निकाल दोगे तो आपको क्या मिलता हुआ होगा बेटा? B2O3। और ये एनहाइड्राइड है, ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है बेटे? बोरिक एसिड का। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसीलिए इसको बोलेंगे बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये दोनों नाम जो वहां पर आ रहे थे बोरेक्स बीट टेस्ट में वो यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बोरॉन का सेस्क्यू ऑक्साइड बोल दे, बोरिक एनहाइड्राइड बोल दे, बोरॉन ऑक्साइड बोल दे, चलेगा।
चले बेटा, है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, सेकेंड जो प्रॉपर्टी इसकी गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं, वो है टेस्ट फॉर बोरेट रेडिकल, है ना। ये टेस्ट फॉर बोरेट रेडिकल तो ऐसे अलग से लिख दिया जाता है, लेकिन मेन जो पॉइंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है रिएक्शन विथ इथाइल एल्कोहल। जब आप बोरिक एसिड की रिएक्शन इथाइल एल्कोहल से करा रहे हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, और वो प्रोडक्ट कौन मिलता है बेटा, इथाइल बोरेट। और इथाइल बोरेट जब बर्न होता है, एक तरह का फ्लेम टेस्ट है, तो जब ये बर्न होता है तो जो फ्लेम जलती है उसके एज का कलर कौन सा दिखता है बेटा, ग्रीन एज। तो आपको कभी भी नाम आ जाए कि अ कंपाउंड ऑफ बोरॉन when reacts with alcohol and forms a green edge flame, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो किसके बारे में बात हो रही है बेटा, इस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा देख ले, तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया BOH थ्राइस, 3 इथाइल अल्कोहल लिए, C2H5OH, 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 इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H और इसका OH और इसका H, इस तरह से वाटर आपने निकाल दिया। जब 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल गए तो बोरॉन की इस वैलेंसी पे कौन जुड़ेगा, OC2H5, बोरॉन के साथ कौन जुड़ेगा, OC2H5, बोरॉन के साथ कौन जुड़ेगा, OC2H5, तो बोरॉन के साथ 3 OC2H5 आपको मिल जाएंगे। और इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है बेटा, इथाइल बोरेट बोला जाता है, जो कि ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज के बाद एक लास्ट पॉइंट और आपको लिखा दिया जा रहा है बोरिक एसिड के बारे में, फिर हम लोग तीसरे कंपाउंड पे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ये वही वाली बात है, याद करिए, जब मैंने हाइड्रोलिसिस बताया था HbCl3 और BiCl3 का, तो मैंने बोला वंस अपॉन अ टाइम किसी एनसीईआरटी में था, ये अब नहीं है। तो ये जो तीसरा पॉइंट पे अभी आपको लिखाया जा रहा है, ये वंस अपॉन अ टाइम की बात है, और इसके क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं मार्केट में, तो आपको इसलिए लिखवा दिया जा रहा है, वरना करेंट एनसीईआरटी से ये गायब हो चुका है। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, ध्यान सुनना। आप लोगों ने कंपाउंड का नाम सुना होगा, सिस 1,2 डायोल, सुना है कुछ कुछ ऐसा। हाँ, तो वही पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, ये अब करंट एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में था, इसीलिए लिखवा दिया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको अभी भी मिल जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिखवा दे रहा हूं, ताकि कभी मिल जाए तो आपको बस इतना पता हो कि कौन सा कंपाउंड ऐड किया जाता है। एक्चुअल में जो बोरिक एसिड है, ये वीक एसिड है, और जब वीक एसिड का आप स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ टाइट्रेशन कराते हैं, अगर किसी ने लैब में टाइट्रेशन करा तो उसको पता होगा, ब्यूरेट पिपेट इंडिकेटर मिलाते हैं, फिर एकदम से कलर चेंज होता है, कलर चेंज होता है, उस कलर चेंज को बोलते हैं शार्प एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, शार्प एंड पॉइंट। ठीक है, अब वो जब शार्प एंड पॉइंट आता है, उसके हिसाब से N1V1 इक्वल टू N2V2 नॉर्मेलिटी इक्वेशन निकालते हैं, लगाते हैं मतलब, और उसके थ्रू हम पता करते हैं किसी एक का जो सॉल्यूशन का होता है, उसकी नॉर्मेलिटी आपको गिवन होती है N/10, N/20, N/30, और वो मेनली ऑक्जेलिक एसिड होता है, और सामने वाले का आपको फिर दूसरे वाला जो पार्ट है, बेस वाला जो पार्ट है, उसका नॉर्मेलिटी निकालना होता है। इस तरह का पूरा लैब में प्रोसेस होता है। तो जब आप बोरिक एसिड का टाइट्रेशन करवाने जाएंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस टाइट्रेशन में शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता है। और शार्प एंड पॉइंट क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये वीक एसिड है और सामने कौन सा बेस है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर शार्प एंड पॉइंट चाहिए तो इसको भी स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना पड़ेगा, और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने के लिए इसके साथ मिला दिया जाता है सिस 1,2 डायोल टाइप का कंपाउंड। अब सिस 1,2 डायोल बहुत सारे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी सिस पोजीशन पे अगर 2 OH लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, सिस 1,2 डायोल। तो जब सिस 1,2 डायोल कंपाउंड के साथ इसको मिलाते हैं तो ये किलेट रिंग बनाता है, किलेट रिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा तो जब इसका स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन कराओगे तो शार्प एंड पॉइंट मिलता है। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसका जब टाइट्रेशन कराना होता है तो किस कंपाउंड को मिलाते हैं, तो सिस 1,2 डायोल को मिलाते हैं। स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। व्हेन बोरिक एसिड, व्हेन बोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखिएगा वीक एसिड, व्हेन बोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखिएगा वीक एसिड, इज titrated with, is titrated with strong base like NaOH, titrated with strong base like NaOH, then no sharp end point is obtained, then
no sharp end point is obtained, therefore cis 1,2 diol compounds, therefore cis 1,2 diol compounds are added to obtain sharp end point, to obtain sharp end point. चले बेटा, तो ये तो बात हो गई बोरिक एसिड के बारे में। अब ग्रुप 13 का जो लास्ट कंपाउंड आपको पढ़ना है वो लास्ट कंपाउंड कौन है बेटा? डाइबोरेन। डाइबोरेन में लगभग बहुत सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्लीवेज आपको बताया था, साथ में बताया था इसका जो टर्मिनल पोजीशन होता है वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें इसकी प्रिपरेशन और एक ऑक्सीजन और एक वाटर के साथ प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, उसके ऊपर बात करें। प्रिपरेशन में 3 प्रिपरेशन मेंशन्ड है, तीनों प्रिपरेशन को जरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, जो बता रहा हूं उसको समझते जाएगा। बेरिलियम एस ब्लॉक, डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन, वही कहानी इसकी भी है, वही कहानी इसकी भी है। बेरिलियम अनरिएक्टिव होता है, वैसे ही बोरॉन भी, बोरॉन के कई सारे एलोट्रॉप्स मिलते हैं नेचर में, जिनमें से एक इसका आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? आइकोसाहेड्रल, B12 टाइप का यूनिट आपको मिलेगा, और वो जो क्रिस्टल फॉर्म मिलता है इट इज वेरी अनरिएक्टिव, इट इज वेरी अनरिएक्टिव, बहुत अनरिएक्टिव होता है। तो उसको अगर आप जैसे याद करो, ये डाइबोरेन क्या है? बोरॉन का हाइड्राइड ही तो है। तो जैसे बेरिलियम पे डायरेक्ट हाइड्रोजन ने अटैक करके बेरिलियम का हाइड्राइड नहीं बनाया था, वैसे बोरॉन पे भी अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे हाइड्राइड नहीं बनेगा। तो अब आपको हाइड्राइड बनाने के लिए कोई अल्टरनेट पाथ चाहिए, तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, याद करिए, हमने बेरिलियम का क्लोराइड लिया था BeCl2, और उस पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 का ही रिएक्शन कराया था। क्या बात याद आ रही कुछ? बस वही कहानी जो बेरिलियम की है, वही कहानी किसकी है? बोरॉन की। अब ध्यान सुनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर रहे बोरॉन और हाइड्रोजन, तो बोरॉन का कोई एक्टिवेटेड कंपाउंड लिया, BCl3 ले लो, BF3 ले लो, BBr3 ले लो, Bi3 ले लो, कुछ भी चलेगा। एनसीईआरटी ने BCl3 लिखा तो मैं BCl3 लिख दे रहा हूं। इस पे आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन कराएंगे। क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? यस। क्या मेटल हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? यस। क्या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? यस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले की 2 रिएक्शन देखिए। LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पर इसके खुद के अंदर देखो, क्या बोरॉन है? क्या नहीं है? तो अब आपको तो बोरॉन, हाइड्रोजन तो ये लेके बैठा है पर बोरॉन नहीं है, तो आपको बोरॉन का कोई कंपाउंड लाना पड़ा। सुनना, इसके पास ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है पर इसके पास बोरॉन नहीं है, सामने बोरॉन लाना पड़ा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके खुद के अंदर बोरॉन है। देखो जरा, तो यहां मैंने BCl3 वगैरह नहीं लिखा, मुझे यहां से बोरॉन और हाइड्रोजन को साथ में रखना, सोडियम हटाना है। सोडियम हटाने के लिए हमने किसको लिया बेटा? आयोडीन को लिया है। क्यों लिया है? ग्रुप 1 अल्कली मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा, हेलोजन नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा। जब भी हेलोजन के सामने एस ब्लॉक के एलिमेंट आए, या ऐसा बोलूं कि एस ब्लॉक के सामने हेलोजन आए, चिपक जाएंगे। कन्फर्म में आगे 3-4 बार ऐसी रिएक्शन आपको मिलेगी, यही बात बोलूंगा। हेलोजन के सामने अल्कली मेटल आए, चिपका देना आपस में, कन्फर्म में रिएक्शन करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अब सुने क्या हो रहा है, रिएक्शन समझिएगा। अब रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, आयंस में तोड़ लो, बना लो रिएक्शन अपने आप। बोरॉन पे +3 है, Cl है माइनस पे, लिथियम और एल्यूमिनियम पे प्लस आएगा, हाइड्रोजन पे माइनस आएगा। बेटा माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। तो बोरॉन पे हाइड्रोजन जब अटैक करेगा तो बोरॉन का क्या बनेगा? हाइड्राइड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? हाइड्राइड। अब बोरॉन का हाइड्राइड का फॉर्मूला आपको आता है, क्या मिलेगा? B2H6। साथ में जो Cl है वो लिथियम पे भी अटैक करेगा, एल्यूमिनियम पे भी अटैक करेगा, क्या बनाएगा? LiCl, और साथ में क्या बनाएगा? AlCl3, और चाहो तो कंबाइन करके LiAlCl4 लिख दीजिए। दोनों बातें वैलिड है। आगे बढ़ जाए, यहां पर इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इसका माइनस इसके प्लस पे अटैक करेगा। बताइए क्या बन जाएगा? बोरॉन का हाइड्राइड। फॉर्मूला आना चाहिए
और Cl अटैक करेगा लिथियम पे या सोडियम ले ले तो सोडियम पे अटैक करवा दीजिएगा, क्या बन जाएगा LiCl, या अगर Na लोगे NaH लोगे तो क्या बन जाएगा NaCl। आगे सुनिएगा, जब इसको रिएक्शन करवा रहे हैं आप NaBH4 के साथ I2, इसका रीजन मैंने बताया क्यों I2 लिया, क्योंकि इसके खुद के पास बोरॉन था और यही रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप इसमें जब सोडियम और आयोडीन लेंगे तो बेटा 2 मोल से रिएक्शन होगी ये। अब आप इसमें से जब निकालेंगे तो पहले तो B2H6 बाहर करिए, ठीक, B2H6 बाहर करिए, साथ में बाहर होगा 2Na और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन। तो ये इसका रिएक्शन है, प्रिपरेशन है। रिएक्शन फिर से बोल रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में रिएक्शन लिख के आएगी, लिख के आएगी, आपको बस प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो जितनी भी रिएक्शन आपको लिखवाई जा रही है इनके प्रोडक्ट बनाना समझ लो आप, तो बाकी है ना रटते बैठोगे तो नहीं रटी जाएगी। तो इसीलिए प्रोडक्ट बनाना समझ लीजिए, जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है कुछ कुछ उनको याद कर लीजिएगा बस, बाकी सब में कॉमन पार्ट है, बार बार देखते जाओगे रिएक्शन समझ में आती जाएगी। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। चले बेटा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। B2H6 के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आ रहा है बेटा वाटर और एक क्या आ रहा है बेटा ऑक्सीजन। किसी भी कंपाउंड को आप जब पानी में मिलाते हो तो उसका क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आती है। अच्छा, यहाँ बोरॉन है प्लस पे और हाइड्रोक्साइड का OH जब उस पर अटैक करेगा तो इतनी बात समझ में आ रही है कि बोरॉन का हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा बेटा, BOH थ्राइस। और मैंने बोला था बोरॉन के कंपाउंड्स इंटर कन्वर्टिबल होंगे। आपने BOH थ्राइस का प्रिपरेशन बोरेक्स से किया और ये BOH थ्राइस का प्रिपरेशन डाइबोरेन से भी हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ B2H6 को पानी मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, इसके बारे में स्टेटमेंट है बेसिकली, B2H6 इज हाईली रिएक्टिव, है ना। स्टेटमेंट बोल भी देना, लिख भी लेना आप, है ना, सेकंड वाले के आसपास लिख लेना। B2H6 when kept open, B2H6 when kept open is highly reactive and combines with oxygen, and the reaction is highly exothermic, बेसिकली। अब सुनो, ये जो रिएक्शन अब आपको बताई जा रही है ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, और ये रिएक्शन ग्रुप 13 में है, 14 में है और 15 में है, 3 जगह आएगी। बस बोरॉन के बदले कार्बन आ जाएगा, कार्बन के बदले नाइट्रोजन आ जाएगा। क्या आप कंबस्चन नाम सुना है आपने? क्या आप हाइड्रोकार्बन का कंबस्चन पढ़ चुके हैं? ये बस वही समझ लो, हाइड्रोकार्बन का ग्रुप 14 में हाइड्रोकार्बन का कंबस्चन आप पढ़ोगे, CH4 वगैरह टाइप का। जब आप कंबस्चन कराते हो तो क्या मिलता है वहां पर, CO2 और वाटर। अब आप जब CH4 पढ़ोगे ना, समझना, CH4 पढ़ोगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस पे भी अटैक करेगा और इस पे भी अटैक करेगा, यही कहानी यहाँ भी है। ऑक्सीजन का इस पे भी अटैक कराइए, ऑक्सीजन का इस पे भी अटैक कराइए। जब बोरॉन पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, उसका ऑक्साइड, और जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, उसका ऑक्साइड। और जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, वही बात यहाँ लिखाई गई है। जब NH3 आएगा, सोचिए, बोरॉन का हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, क्या मिलेगा, एक तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिल रहा होगा। ये 3 रिएक्शन कॉमन चलेगी ग्रुप 13, 14, 15। बस आपको देखना आना चाहिए कि ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहां पर आप कंबस्शन करा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, यहां पर आके आपका ग्रुप 13 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आप NCERT की रीडिंग जो है ग्रुप 13 वाइज, है ना, स्टार्ट कर दीजिएगा। कल हम लोग 14, 15 को डिस्कस कर लेंगे, 18 ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है आपका।